Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 10th history, the age of industrialization. And in this video, we are doing the important question and answer of topic 5 of the chapter. जिसने टॉपिक 1 2 3 4 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे एंड एक्सप्लेनेशन नहीं देखा इस चैप्टर का, काइंडली सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सबका लिंक गिवन है. So let's get started with the important questions of the new topic, that is topic number 5. Of the industrial growth. So पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इंटरेस्टेड इन इंडिया. इंडिया में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो 3 थी वो किस तरीके के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी. ठीक है, तो आपने बताना दैट देयर वर सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी प्लांटेशन. They were interested in acquiring lands at cheap rates from colonial government. एंड जो ये प्रोडक्ट्स थे ये मेनली एक्सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते थे. दे वर नॉट फॉर सेल इन इंडिया एंड दे ऑल्सो इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट. ऑल राइट, next question is, how did Indian industrialists manage and avoid competition from Manchester good in early 20th century. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मैनेज कैसे कर पाए कंपटीशन और कंपटीशन को अवॉइड कैसे कर पाए फ्रॉम द मैनचेस्टर गुड्स इन अर्ली 20th century. तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे दे स्टार्टेड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन लेट 19th century. उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ कंपटीशन को अवॉइड करने की कोशिश करी इंडियन मार्केट में, क्योंकि कैसे किया उन्होंने, जैसे यान जो है, यान इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इम्पोर्ट का इन इंडिया. इंडिया में जितना भी ब्रिटेन से सामान आता था उसमें से यान नहीं आता था. सो दे फोकस्ड ऑन यान, राइट. सो द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया जो थी उन्होंने कोर्स कॉटन यान को प्रोड्यूस करना शुरू किया रादर दैन फैब्रिक. और जब यान इंपोर्ट होना शुरू हुआ इट वाज द ओनली ऑफ द सुपीरियर वैरायटी, जिसकी वजह से पुअर पीपल उसको नहीं खरीद पाते थे. तो जो इंडियन यान था वो स्पिनिंग मिल्स में बनता था एंड इट वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया एंड इट वाज आल्सो एक्सपोर्टेड टू चाइना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेंट. मतलब जो फर्स्ट डिकेड था 20th century का उसमें काफी सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न पे भी अफेक्ट हुआ. यू हैव टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. तो आपने बताना है कि इसमें स्वदेशी मूवमेंट आई थी जिसमें नेशनलिस्ट ने कहा था कि हम सारे फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे. ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया था अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कि आप टैरिफ प्रोटेक्शन को इंक्रीज करो और हमें और कंसेशन ग्रांट करो. ठीक है, 1906 से जो एक्सपोर्ट था इंडियन यान का टुवर्ड्स चाइना डिक्लाइन, क्योंकि चाइनीज और जापानीज मार्केट वाज फ्लडेड विद द चाइनीज प्रोडक्ट एंड द जापानीज प्रोडक्ट. तो अब चाइना और जापानीज में सेम प्रोडक्ट बनने लगे तो वो इंडिया से इंपोर्ट क्यों करेंगे, राइट. सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया दे बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. All right, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडियन इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी वर्ल्ड वॉर से पहले. ठीक है, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर वो चेंज कैसे हुई वो भी बताना है. तो आपने बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी इंडिया में वो काफी ज्यादा स्लो थी. ठीक है, वॉर की वजह से एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई. जितनी भी ब्रिटिश मिल्स थी ब्रिटेन में, मैनचेस्टर में, दे वर बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन. ठीक है, क्यों? टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी. तो अब मैनचेस्टर में सिर्फ आर्मी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑब्वियसली तो नॉर्मल गुड्स की जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगी, राइट. सडनली क्या हुआ, इंडियन मील्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई. एज द वॉर प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक वॉर चला तो इंडियन फैक्ट्रीज को में बेसिकली दे वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स. जूट बैग्स, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स, म्यूल सैडल्स एंड द होस्ट ऑफ द अदर आइटम. तो इसकी वजह से नई फैक्ट्रीज लगाई गई और पुरानी फैक्ट्रीज मल्टीपल शिफ्ट्स पर चल रही थी. बहुत सारे वर्कर्स को जॉब मिली. एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स एंड ओवर द ईयर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई. एंड आफ्टर द वॉर जो मैनचेस्टर है वो अपनी पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में जो पहले था. एंड इट वाज अनएबल टू मॉडर्नाइज, इट वाज अनएबल टू कम्पीट विद यूएस, जर्मनी, जापान. तो जो इकोनॉमी थी ब्रिटेन की वो कम्प्लीटली क्रम्बल कर गई आफ्टर द वॉर. तो कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई. एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन fell dramatically in colonies. Local industries consolidated their position and substituting foreign manufacturers and capturing the home market.
ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉस्पर कर रही थी, इवन दो देयर वाज अ ह्यूज कंपटीशन, तब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर कर रही थी विद द मशीन मेड गुड्स एंड इंडियन लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि आफ्टर द वॉर इंडस्ट्रीज जो है, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शन थी इकोनॉमी का। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो 67% ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, एंड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स दे वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, मतलब कि बहुत ही कम लोग रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, मे बी 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931। बाकी सारे वर्कर्स छोटी छोटी वर्कशॉप्स पे और हाउस होल्ड यूनिट्स में काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपैंडेड इन 20th सेंचुरी। ठीक है, चीप मशीन में थ्रेड बनाई गई थी टू वाइप आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी। द वीवर सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स एंड इन द 20th सेंचुरी जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन थी वो एक्सपैंड हो गई बिटवीन 1900 एंड 1940s. So this was partly because of the technological changes. So by the second decade of the 20th century जो handicraft peoples थे, weavers थे, they used handloom with fly shuttle. ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट आता है जितनी भी जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन थी वो एक्सपैंड होती गई इन दी 20th सेंचुरी। कैसे? सो दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये किस लिए हो रही थी? सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। एंड बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी जो हैंडीक्राफ्ट पीपल्स और वीवर्स थे दे यूज हैंडलूम्स विद फ्लाई शटल। ठीक है, एंड इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर वर्कर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, स्पीडेड अप द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। ठीक है, एंड 1941 तक 35% ऑफ हैंडलूम्स जो थी इंडिया की दे वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स, राइट? जैसे त्रिवेंकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल सब में ये होने लग गया फ्रॉम 70 to 80%। एंड देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस आल्सो दैट हेल्प वीवर्स टू improve their productivity and compete with the mill sector। ठीक है, उसके अलावा एक स्टेटमेंट दी गई थी और वो स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन ये है कि जो सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स है दे आर इन बेटर पोजिशन than the other weavers to survive the competition with the mill industry। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें से बहुत सारे वीवर्स थे, इसमें से कुछ वीवर्स जो थे वो कॉर्स कॉटन बना रहे थे और कुछ वीवर्स फाइन कॉटन बना रहे थे। ठीक है, तो जो कोर्स कॉटन बना रहे थे बेसिकली वो किसके लिए बनाएंगे? कोर्स कॉटन सस्ती होती है तो वो पुअर पीपल के लिए बनाते थे, तो इनकी डिमांड ज्यादा काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी क्योंकि जब क्राइसिस का टाइम आता था, फेमाइन का टाइम आता था, बैड हार्वेस्ट का टाइम आता था, तो पुअर पीपल अपने कपड़े नहीं खरीद पाते थे। तो इसकी वजह से कोर्स और क्लोथ की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी, और जो फाइन वैरायटी कॉटन थी वो महंगी होती थी, वो वेल टू डू और स्टेबल पीपल खरीदते थे। तो रिच पीपल कुड इवन बाय दिस whenever there is a famine, right? Famine did not affect the sale of banarasi or balachuri sarees, right? So mills could not, और कुछ ऐसे वीवर्स थे जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स बनाते थे और मिल्स उसको इमिटेट नहीं कर पाती थी, कॉपी नहीं कर पाती थी, तो ऐसे वीवर्स भी बच जाते थे ड्यूरिंग फेमाइन, right? So moreover mill could not imitate specialized weaves. Saris with woven borders or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by mill production। ठीक है, and जो बाकी live weavers थे they lived hard lives and worked long hours। Very often the entire household including all the women and children they had to work at various stages of production process, and their life and labor was integral to the process of industrialization। all right. And the last question of this topic is industrialization in India was a mixed blessing। Comment on this। तो आपने इसमें industrialization के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताने हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताने हैं। अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो आपने बताना है दिस रिजल्टेड इन चीप एंड गुड क्वालिटी गुड्स। ठीक है, and new entrepreneurs set up factories and gained management experience, new jobs for labor were created, mass of labor shifted from agriculture to industry। Negative aspect बताना है seasonality of work, that some workers had job only for a few months। Weavers में बताना है artisan lost their means of survival that resulted in increasing poverty। Merchant and traders में बताना है they lost their secured export market, as a result they found it difficult to survive, and there was overcrowding and congestion in the urban slums। Industrialization resulted in mass migration which led to overcrowding and overcrowding in an urban slum।
क्लियर? सो आई होप आपको इस टॉपिक के भी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर है. आई एम अगेन soon uploading with the question and answers of topic 6 and one marker objective type question, जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होंगे. ऑलराइट. सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम. All right. And you can take my help. You can contact us on the number given below. And for more such videos and my upcoming chapters, you can reach us out and ring the bell icon. And do not forget to subscribe my channel. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye, everyone.